तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखनी बच्चों कि फ्लूइड क्या है। तो सबसे पहले हमने कहा कि फ्लूइड वो मटेरियल है जो फ्लो कर सकते हैं या जो फ्लो होते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इसमें लिक्विड और गैसेस दोनों आती हैं बेटा। और फ्लूइड हमने कहा कि वो मटेरियल होते हैं जिनमें शियर स्ट्रेस नहीं होती या जिसमें शियर स्ट्रेस आप डेवलप नहीं कर सकते, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो ये हमने कहा टेक्निकल पॉइंट है और ये वो पॉइंट है जो दुनिया बोलती है। अब जैसा कि हमने कहा कि फ्लूइड में आते तो लिक्विड और गैसेस हैं, लेकिन गैसेस की पढ़ाई मेनली हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं और हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले, लिक्विड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडियल लिक्विड क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज आइडियल लिक्विड? तो आइडियल लिक्विड जैसे कि हम कई बार 11th में समझ चुके हैं पूरी क्लास में, इवन फ्रिक्शनलेस प्लेन, मासलेस पुली और स्प्रिंग को देखते हुए कि बहुत सारी चीजें हमने आइडियल डिफाइन करी। लेकिन आइडियल का मतलब यही कि कोई चीज आइडियल तो है ना। तो एक तरह से कोई भी चीज जब हम आइडियल मानते हैं तो एक assumption होता है हमारा कि भैया कि ये चीज आइडियल है तो कैसी होगी, है ना। जैसे गैस आइडियल होती है पर वास्तविकता में देखा जाए तो रियलिटी में कोई आइडियल गैस नहीं, बट कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर हम चीज को आइडियल मानते हैं, राइट बेटा? यस सर। तो आइडियल लिक्विड में जो मेन असम्पशंस हैं वो क्या हैं? आप इन्हें चाहो तो असम्पशंस कह सकते हो या अगर आप चाहो तो प्रॉपर्टीज कह सकते हो। असम्पशंस कह सकते हो या आप इन्हें प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल लिक्विड कह सकते हो। तो इन असम्पशंस के साथ हम पढ़ाई करेंगे आइडियल लिक्विड की, जो भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि हम कह सकते हैं कि एक आइडियल लिक्विड जो होता है वो आर इनकम्प्रेसिबल। आइडियल लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसे कंप्रेस नहीं कर सकते आप। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है बेटा। इट्स डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। इसकी जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है बेटा। कोई डेंसिटी में कोई, आप खुद समझो जनरली क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं जैसे मान लो ये एक कोई झील है, कोई बर्तन है, बाल्टी है, कोई भी चीज है, उसमें जब लिक्विड भरा होता है तो ऊपर वाला लिक्विड नीचे वाले को पुश करता है, प्रेशराइज करता है। तो नीचे वाला लिक्विड क्या होता है, कंप्रेशन के कारण इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो जितनी डेंसिटी ऊपर होती है उससे ज्यादा डेंसिटी नीचे होती है। जो जैसे आप सी में भी जाए, समुद्र में भी जाएं, तो उसके ऊपर के वाटर लेवल में डेंसिटी रिलेटिवली लिक्विड की वाटर की कम होती है, नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, डेंस होता जाता है। कोई भी लिक्विड के लिए ट्रू है। बट आइडियल लिक्विड को हम ये मान के चलते कितना भी गहरे कंटेनर में भरा हो, जब कंप्रेस ही नहीं हो रहा है वो, तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म, है ना। जब तक हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब तक हम मानेंगे कि नो विस्कोसिटी, इट इज नॉन विस्कस, इट इज नॉन विस्कस फोर्स, नॉन विस्कस लिक्विड। ठीक है, नॉन विस्कस यानी कि आगे हम पढ़ेंगे बच्चों की जब भी कोई लिक्विड फ्लो होता है उसकी दो लेयर्स के बीच में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी कहते हैं, तो ये नॉन विस्कस होता है, मतलब आइडियल लिक्विड हमारा नॉन विस्कस होता है। ठीक है, तो ये असम्पशंस के साथ हम पढ़ाई करने वाले हैं आइडियल लिक्विड के बारे में। और अभी फिलहाल हम पढ़ाई करेंगे तो सरफेस टेंशन को भी नेग्लेक्ट करके पढ़ेंगे। हम ये मानेंगे कि सरफेस टेंशन इज नेग्लेक्टेड while studying the hydrostatics। ठीक है, बट इसको हम आगे कर, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेन यही है कि हम नॉन विस्कस मानेंगे, यूनिफॉर्म डेंसिटी मानेंगे और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मान करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब जब भी बच्चों हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, अभी तक हम बॉडी मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, पार्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने फोकस किया दो चीजों पे, मास और फोर्स। किसी बॉडी का मास था, कुछ बॉडी का मास, उस पे हमने फोर्स लगाया, उससे बॉडी में एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आई, उससे काइनेटिक एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी। जहां भी हमने यूज किया, हमने मास यूज किया, फोर्स यूज किया,
फोर्स से डिराइव होने वाली फिजिकल क्वांटिटी यूज की, जैसे वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह। अब हमारे लिए हम दो यहाँ पर नए फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, या दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसे कह सकते हो कि मास जो होता है वो एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का भी होता है, बट एक बॉडी के लिए मास डिफाइन, बल्क की प्रॉपर्टी। मास की जगह हम डिफाइन करेंगे, नया टर्म आएगा डेंसिटी, जानते पहले से ही है, लेकिन इस चैप्टर में हम मास की जगह डेंसिटी हमारा चलेगा। डेंसिटी किसी भी बॉडी की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है। हालांकि हम जूनियर क्लासेस में बॉडी डेंसिटी ऑफ द बॉडी भी पढ़ते आए हैं, बट वास्तविकता में डेंसिटी किसी बॉडी के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। आपकी बोन की डेंसिटी अलग है, आपकी मटेरियल की डेंसिटी अलग है, लिक्विड के किसी भी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पे डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। यानी डेंसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकती है, पूरे बल्क के लिए डिफाइन नहीं है। हाँ, ये तब बल्क के लिए डिफाइन है जब पूरी बॉडी में थ्रू आउट डेंसिटी कैसी हो, यूनिफॉर्म, एक ही डेंसिटी है हर जगह, तब हम कह देते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एक तो टर्म हम यहाँ पढ़ने वाले, दिवांशी ध्यान दो, डेंसिटी पढ़ने वाले हैं, डेंसिटी जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, और एक नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं प्रेशर। फोर्स की जगह पर यहाँ लिक्विड में और गैसेस में इंपॉर्टेंट है प्रेशर। प्रेशर भी किसी बॉडी के अंदर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकता है, ये भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होता है, पूरी बॉडी के लिए नहीं। इसके लिए भी बेटा सिमिलर बात है कि अगर पूरी बॉडी में प्रेशर यूनिफॉर्म हो तभी कहेंगे बॉडी में प्रेशर इतना है। जैसे गैस आइसोट्रोपिक नेचर की होती है, आइडियल गैस, आइडियल गैस के पूरे कंटेनर में हम गैस का प्रेशर कैसा मानते हैं, यूनिफॉर्म मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग हो सकता है, इस पॉइंट पे अलग हो सकता है, इस पॉइंट पे अलग हो सकता है। यानी प्रेशर भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी सरफेस पे या किसी बॉडी के अंदर किसी पॉइंट पे डिफाइन होता है। अब मुद्दा ये आता है कि प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही आगे मैं डिफाइन करूंगा, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो सवाल ये उठता है कि प्रेशर को डिफाइन करने की आवश्यकता क्या पड़ती है, जब जैसे हमने टॉर्क में कहा था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा टॉर्क है, लेकिन नई क्वांटिटी बनाने की जरूरत क्या है। तो हमने एग्जांपल दिया था दरवाजे वाला, कि केवल फोर्स इस बात को समझा नहीं पा रहा था कि जब दरवाजे पे हमने रेडियल फोर्स लगाया तो दरवाजा खुला नहीं, लेकिन जब परपेंडिकुलर लगाया तो दरवाजा खुल गया। तो हमने कहा इस बात को आप सिर्फ फोर्स के आधार पे, फोर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको फोर्स के साथ एक कुछ ऐसी चीज डिफाइन करनी पड़ेगी जो दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। तो वहां एक नया टर्म डिफाइन किया हमने, टॉर्क, फोर्स आर क्रॉस एफ, याद है कि भूल गए? ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एक नीडल है, या चाकू है, चाकू नुकीली चाकू है, और उस चाकू पे मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगा के तुम्हारे पेट में मारा, चाकू अंदर यहां रखा और 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया, बस तो चाकू अंदर चली गई। और मैंने ये ऐसे मुक्का बांधा ये, और यहां रख करके ऐसे रखा और 50 न्यूटन फोर्स लगाया, ये हाथ तो अंदर नहीं जाएगा। इस फिनोमेना को फोर्स के बेसिस पे नहीं समझा सकते। अगर प्रेशर डिफाइन ना किया जाए तो फोर्स से नहीं समझा सकते। 50 न्यूटन तो दोनों जगह लगाए, और नीडल में या चाकू में नोक का एरिया कम था, तो कहीं ना कहीं फोर्स के साथ एरिया भी इन्वॉल्व हो गया। भाई फिजिक्स का मतलब क्या है, नेचर को समझना, नेचर में हो रही घटनाओं को समझना। अब ये नेचर में होने वाली घटना है कि मैं गुस्से में आके चाकू मार दिया तुमको, क्या सिखा रहे तो कहने का मतलब ये, ऐसे कुछ भी ले लो, आप कभी गन्ना काटते हुए देखा तो वो ऐसे खुरपी से ऐसे हाशिया से काटते, कभी ऐसा करना, ऐसे गन्ना लेना, हाथ लेना और हाथ ऐसे मारना, ऐसे तुम्हारा हाथ में दर्द हो जाए, गन्ना काटेगा नहीं। उतना ही फोर्स अगर तुम कोई नुकीली चीज लेके लोगे तो ये खटाक से गन्ना कट जाएगा, कोई भी चीज कट जाए। अरे मूली काट के देख लेना घर पे, चाकू से उतना फोर्स लगाओगे कट जाएगी, यानी हाथ से लगाना कट जाए तो जानना। इस घटना को, इस फिनोमेना को आप फोर्स के बेसिस से नहीं समझा सकते। आप कहोगे कि सर फोर्स तो दोनों केस में सेम लगाया, पर एक केस में एरिया कम था,
इसलिए ये चाकू अंदर चली गई। यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट अधिक था, यानी कि फोर्स और एरिया से मिलके कोई नई चीज है जिसके बेसिस पे हम इस फिनोमेना को, नेचर में होने वाली इस घटना को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। उससे हमने कहा प्रेशर। हमने कहा कि हम एक नई चीज डिफाइन करेंगे, क्योंकि नेचर में कुछ ऐसा हो रहा है जो फोर्स नहीं समझा पा रहा, लेकिन फोर्स और एरिया से मिला के हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। सर तो आपने कहा कि सर फोर्स दोनों जगह सेम था, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो जहां ज्यादा प्रेशर होगा वहां पर वो चीजें अंदर चली जाएगी। बात समझ में आ रही? तो बच्चों ये मैं बस एक डिस्कस कर रहा था कि प्रेशर को बनाने की कई बार मन में विचार आता था, फोर्स ही था, एरिया ही था, तो इसको नाम देने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी। ऐसे ही जब अलग अलग नेचर में चीजें होती हैं, घटनाएं, फिनोमेना अलग अलग होती हैं, जो भी इंसिडेंट्स आप देख रहे हो नेचर में, उनको जब पुरानी थियरीज और पुरानी फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तभी तो नई फिजिकल क्वांटिटी आई। आज से 70-80 साल पहले 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, एमएलटी, मास लेंथ टाइम, अभी तो 7 है ना, और 2 डेराइव्ड भी हैं, क्योंकि नई नई थियरीज आई, नई नई फिनोमेना देखी गई नेचर में, तो नए नए लॉज बने, इसके लिए नई फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई। बात समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए बेटा ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, डेंसिटी एंड प्रेशर। पहले मैं डेंसिटी डिफाइन कर देता हूं, व्हाट इज डेंसिटी। सब लोग पढ़ के आए हो, बट इसके लिए पहला लेक्चर बहुत ही इंट्रोडक्टरी और बेसिक होने वाला है, सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जो चीजें जूनियर लेवल पे 9, 10, 11, 9 और 10 तक तुम्हारे मिसकंसेप्शन रह जाते हैं, जो चीजें क्लियरली नहीं पता होती, वो भी बतानी चाहिए। सर वो जो प्रेशर वाला आपने बताया अलग अलग होगा, वो आइडियल लिक्विड के लिए भी? प्रेशर तो जनरल बात बता रहा हूं मैं, उसके लिए आइडियल और उसके लिए कोई बात नहीं है ना। सुनो, सबसे पहली बात बच्चों, किसी भी बॉडी में डेंसिटी, लिक्विड हो या सॉलिड हो, डेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है। इज दैट क्लियर? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है। कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मुझे इस पॉइंट पे डेंसिटी डिफाइन करनी हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मटेरियल का छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, इसका वॉल्यूम होगा dv, और इसका मास जो होगा वो dm होगा। तो इस पॉइंट P पे अगर हम डेंसिटी डिफाइन करें, तो बच्चों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी डिफाइन होती है dm डिवाइड बाय dv। किसी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेंसिटी होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में, रीजन में, उसके सराउंडिंग में वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट का आप मास ले लीजिए डिवाइड बाय वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द बॉडी एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। यानी इस छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा वो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी एट दिस पॉइंट इनटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। वही जो तुम जानते हो, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन बेटा यहां पे डेंसिटी अगर अलग हो, यहां अलग हो, यहां अलग हो, यहां अलग हो, यहां अलग हो, तो आप सीधे सीधे m इज इक्वल टू रो वी नहीं लिख सकते आप, क्योंकि डेंसिटी की एक वैल्यू नहीं है, हर जगह वैल्यू अलग अलग। बताओ भैया, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको छोटे छोटे एलिमेंट का मास निकाल करके क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मास का जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रल रो डी। रो है किसी बॉडी के किसी जनरल पॉइंट पर डेंसिटी, और उस पॉइंट पर ये एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम। लेकिन अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो, अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो, तो डेंसिटी को हम सीधे सीधे तब रो को बाहर आ जाएगा और dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v। तब आप m इज इक्वल टू रो v लिख सकते हो, या रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हो। इसका मतलब जो अभी तक आप 10th क्लास तक डेंसिटी पढ़ते आ रहे हो, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तब वैलिड है जब पूरे बॉडी के लिए डेंसिटी कैसी हो? यूनिफॉर्म। इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म। अगर कांस्टेंट डेंसिटी नहीं है, then you cannot write like this कि rho is equal to m by। बात समझ गए ना? yes, तो इसमें कोई नई चीज हमने नहीं पढ़ी, बट थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि डेंसिटी अगर वेरिएबल होगी तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है? yes, अच्छा, अब एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जानते हो सब लोग?
रिलेटिव डेंसिटी बड़ा ही सिंपल शब्द है, इसको भी बता देता हूं, लिख लेना। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी बॉडी की होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी बॉडी की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है, ये कंपैरिजन जब हम वाटर से करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो तुम देख सकते हो रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, और ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती है, प्योर रेशियोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ रेशियो भी कह सकते हो, प्योर, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ऐसे आगे चल के क्लास 12 में रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये सारे प्योर रेशियोज कहलाते हैं। इनका हमारा कोई जो है ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। जैसे स्केलर पढ़ते हो, स्केलर को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है, यूनिट भी होता है। अरे होता है कि नहीं? यस सर। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू विद यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, देन डायरेक्शन भी होती है। इनमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से काम चल जाएगा कि 1.2 है कि 3.2 है कि 7 है। सुनो ध्यान से, किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से बड़ी है, इट मींस बॉडी की एक्चुअल डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। अगर 1 से छोटी है, इट मींस वो वाटर से हल्का है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी अगर 4 है, इट मींस डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 4 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 4 टाइम्स हैवियर है वाटर के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। लिख लो फटाफट। प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे। प्रेशर कैसे डिफाइन होता है? कोई भी लिक्विड या गैस या सॉलिड कि किसी सरफेस पे, मान लो बच्चों ये कोई सरफेस है, बहुत ध्यान समझना, ये सरफेस है, थोड़ा मैंने हॉरिजॉन्टल बनाने का प्रयास किया, थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू है। बड़ी सी सरफेस है, मान लेते हैं ये बड़ी सी सरफेस है। इस बड़ी सी सरफेस के छोटे से एरिया पे कोई छोटा सा एरिया है, छोटे से एरिया की वैल्यू है dA। इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है dF। दिस फोर्स इज dF एंड दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर। dF is very small force acting on this differential element area। बेटा बात नहीं, इस छोटे से एरिया पे कैसा फोर्स लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये एरिया है, उसमें ये परपेंडिकुलर यहाँ पे फोर्स लगा दो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा। तो प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट on a surface is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं? तो हमने कहा प्रेशर डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द एलिमेंटल एरिया डिवाइडेड बाय ए। परपेंडिकुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसे भी कह सकते हैं, बताओ बेटा। यस सर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो फोर्स है, ऐसे कह सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, बढ़िया। टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे, एंगल पे होगा तो आपको पॉइंट लेंगे, ये बोलो ना। ऑफ कोर्स कंपोनेंट। सुनो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। जैसे एरिया के बारे में कोई पूछे कि एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, क्या है? स्केलर है। काफी केसेस में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज एरिया एज अ स्केलर, लेकिन हम क्लास 12 में आपको पढ़ाएंगे, इनफैक्ट अभी बता देते हैं कि एरिया इज आल्सो यूज्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक नया टर्म आप पढ़ोगे, फ्लक्स जब पढ़ाया जाएगा आपको, एरिया वेक्टर बोलेंगे हम। किसी फ्लैट सरफेस का जो एरिया होता है, इट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है ना, वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये बोर्ड है,
अगर मैं कहूं कि ये 4 फीट है और ये टोटल 15 फीट है, तो एरिया कितना है? 60 फीट स्क्वायर है। यस सर। तो जो इस फ्लैट बोर्ड का एरिया वेक्टर होगा तुम्हारे लिए, तुम देख रहे हो, उसका जो एरिया वेक्टर का जो बेटा बात सुनो बहुत ध्यान से, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सरफेस एरिया के बराबर होता है, और जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी इस बोर्ड का एरिया वेक्टर ऐसे है तुम्हारे बाहर की तरफ। तो अगर मेरे से कोई कहे कि इसका एरिया वेक्टर लिखो और ये XY प्लेन है, तो मैं कहूंगा 60 K क्या, 60 फीट स्क्वायर है ना ये, तो 60 फीट स्क्वायर हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन है XY प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो क्या हो जाएगी? K क्या हो जाएगी? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर मैं कहूं कि XY प्लेन में डिस्क रखी है, इसका एरिया R है, तो इसका एरिया वेक्टर लिखोगे पाई R स्क्वायर है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? बाहर की तरफ K क्या। तो एरिया वेक्टर किसी फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर बेटा होता है, उसका वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो सरफेस का एरिया होता है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं अगर कहूं एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये 4 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, इसका एरिया वेक्टर बताओ, उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 4 × 8 होगा। अगर इसका एरिया वेक्टर लिखना हो तो हम 8 K कैप लिखेंगे तुम्हारे लिए बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल की। सर तो मतलब क्या रिलेटिव डायरेक्शन है? मान लीजिए पीछे से देख रहे हैं तो हाँ, तो प्लेन सरफेस में ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस तरफ खड़ा है। अगर इधर से देख रहे हैं तो डायरेक्शन ये होता है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। क्लोज सरफेस में हम आगे बात करेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, आउटवर्ड। प्लेन सरफेस में देयर इज नथिंग लाइक इनसाइड आउटसाइड, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर जैसे दीवार को हम देख रहे हैं तो बाहर की तरफ हम मानेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर होगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि एरिया वेक्टर भी होता है एक वेक्टर? यस सर। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर, नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां से अगर मैं कहूं कि परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है वो प्रेशर P एट दैट पॉइंट, जो प्रेशर होगा इनटू dA के बराबर है। अरे है कि नहीं बताओ? यस सर। dF = PdA। अब मेरी बात सुनो, इसी को जो अच्छे समझदार लोग होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में, P का मैग्नीट्यूड इनटू dA वेक्टर। अगर कभी ऐसा लिखा हो तो इसको करेक्ट समझा जाए। सुनो, ये अपने आप फिर यहाँ परपेंडिकुलर नहीं लगाया हमने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये है प्रेशर, ये है एरिया वेक्टर उस छोटे से पोर्शन का, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो जो dA वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ dF वेक्टर dA वेक्टर काहे नहीं लिखे? वेक्टर में डिवीजन डिफाइन नहीं होता ना बेटा, तो वेक्टर्स को A वेक्टर बाय B वेक्टर कभी लिखा नहीं देखोगे, मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं ना, तो इसलिए खैर हम लिख नहीं रहे, उसकी कोई जरूरत नहीं चुकी हमें। तो सुनो बेटा, dF = PA। अगर मुझे टोटल परपेंडिकुलर फोर्स निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन PdA करेंगे। छोटे छोटे एलिमेंट में लगने वाले बहुत सारे फोर्सेस को हम जोड़ देंगे और हमारा टोटल परपेंडिकुलर फोर्स आ जाएगा। लेकिन बेटा मान लो हमें ऐसा कहा जाए कि इस पूरी सरफेस पे हर जगह बेटा प्रेशर यूनिफॉर्म है, यहाँ भी हर जगह प्रेशर यूनिफॉर्म है बेटा पूरी सरफेस पे। तो अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है बेटा, कांस्टेंट है, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा। then we can directly write perpendicular force is equal to pressure into area, या pressure is equal to perpendicular force divided by एरिया। यानी जो तुम 10th क्लास तक पढ़ते थे F is equal to P is equal to F upon A, या force is equal to perpendicular force, pressure is equal to perpendicular force upon area, ये तभी वैलिड होगा जब पूरी सरफेस पे प्रेशर कैसा हो? यूनिफॉर्म हो। अदरवाइज प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होता है, पूरी बॉडी के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रेशर यूनिफॉर्म हो। बात समझ गए ना? यस सर। तो बेटा हम अप्लाई तो 99% केसेस में F = PA ही करेंगे, पर ये बात याद होनी चाहिए कि अगर F प्रेशर यूनिफॉर्म है तभी F = PA करेंगे। अगर किसी सरफेस के डिफरेंट पॉइंट पर प्रेशर वेरी कर रहा है या अलग-अलग पॉइंट का प्रेशर अलग-अलग है तो F = PA एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में इंटीग्रल P.dA हमें लगाना पड़ेगा, P into dA इंटीग्रल लगाना पड़ेगा टोटल परपेंडिकुलर फोर्स निकालने के लिए। अब सुनो ध्यान से,
प्रेशर के बारे में कोई पूछे कि भाई यूनिट क्या है प्रेशर का, यूनिट अगर लिखना हो तो यूनिट देखो यार, फोर्स अपॉन एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाए, यस सर। और डायमेंशन तो मैं पहले निकलवा चुका हूं, प्रेशर mlt माइनस 2 है फोर्स की डायमेंशन, एरिया की है लेंथ स्क्वायर, तो क्या ये ml माइनस 1 t माइनस 2 होगा? यस सर। बताओ भैया। यस सर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये SI यूनिट है, अरे है कि नहीं? यस सर। पास्कल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पास्कल। स्पेलिंग सही है देखो, यस सर। ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है? 1 एटीएम प्रेशर कितना होता है? 1.01 325 इनटू, मतलब 01 तक ही लेते हैं, शायद आगे मुझे याद है गलती से 325 होता है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है? यस सर। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक यूनिट अक्सर दी जाती है हमको प्रेशर की, ठीक है? और पास्कल जो होता है वो SI यूनिट होता है, व्हिच इज बेसिकली 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये हमारी प्रेशर की डेफिनेशन है, यूनिट है, डायमेंशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट F परपेंडिकुलर इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है? परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू, या ये कह सकते हो बेटा कि जो प्रेशर की वजह से लगता है वो फोर्स हमेशा किधर लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। प्रेशर के कारण जो फोर्स मिलता है हमको वो हमेशा सरफेस के कैसा मिलता है? परपेंडिकुलर। एक चीज और ध्यान रखना कि जो प्रेशर होता है, वैसे तो बच्चों ये ना तो स्केलर क्वांटिटी है ना ही वेक्टर, ये कैसी है? टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी होती है बेटा, लेकिन हमारे इस कोर्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हम इसको स्केलर एडिशन फॉलो करती है, तो स्केलर की तरह ऐड करेंगे, बट जानकारी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि नाइदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉर इट इज अ वेक्टर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है? लिख लो फटाक से तो जरा मान लो कि अगर मैं कहूं एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और इसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, और इस पे अगर मैं कहूं इस पूरे एरिया पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे टकरा रहे हैं, ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, और नॉर्मल से 30 डिग्री पे या नॉर्मल से 60 डिग्री पे कोलाइड करना है। m मास है हर एक मॉलिक्यूल का, एरिया चलो a ही रहने देते, पूरी सरफेस है, ये पूरी सरफेस पे, ये सरफेस ऐसे रखी हुई है बोर्ड के परपेंडिकुलर, दिख नहीं रही, और सभी इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है सभी, 60 डिग्री पे कोलाइड कर रहे हैं, v स्पीड से कोलाइड कर रहे हैं, v स्पीड से, सभी के सभी v स्पीड से कोलाइड कर रहे हैं, और n पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर सेकेंड, फाइंड आउट प्रेशर ऑन द सरफेस, अगर टोटल n मॉलिक्यूल्स या n पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं पर सेकंड, एक सेकंड में, तो इस सरफेस पे कितना प्रेशर होगा ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ दीज पार्टिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आइए हम देखते हैं इसको। बेटा सबसे पहले ये बताओ कि अगर हमें प्रेशर चाहिए, अब चूंकि इन्होंने सरफेस सीधे बोला तो इसका मतलब है इन्होंने मान रखा है कि पूरी सरफेस पे पार्टिकल यूनिफॉर्म टकरा है, ऐसा नहीं कहीं कम कहीं ज्यादा, तो जब मेंशन ना हो तो ऐसे assumptions में मान लो कि प्रेशर कैसा है? यूनिफॉर्म, पूरी सरफेस पे एक जैसे टकरा है। NMV cos 60/2 NMV cos 60/2a, नहीं ये 4 दिया था ना आपने, 4 नहीं है, तो फिर 2MV cos 2MNV cos 60/2 2 चला जाएगा, 2 चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन केटी जी में लग रहा मैंने करा दिया था, नहीं कराया, वेरी गुड आयुष, फिर तो लग रहा है तुमने सही कर दिया। और बच्चों सबसे पहले याद करो बेटा, एक कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था ऑब्लिक कोलिजन में, याद है बेटा? और देखो ऑब्लिक कोलिजन याद करो कि अगर ये थीटा एंगल पे पार्टिकल कोलाइड कर रहा है तो थीटा पे ही रिबाउंड करेगा, यस सर।
ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल इधर से v स्पीड से गया था तो उसके पास मोमेंटम कितना था, mv था। भी था। उस मोमेंटम के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट होगा mv cos थीटा और ये वाला होगा mv साइन थीटा। सिमिलरली उतनी स्पीड से रिबाउंड करेगा तो मोमेंटम तो अभी भी mv होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला मोमेंटम mv cos थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट अभी भी mv sin थीटा होगा। तो तुम देखो इस वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो भी हुआ इसमें चेंज हुआ है कि नहीं? यस सर। तो जो फाइनल मोमेंटम है, अगर आप देखो कि मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है फॉर वन मॉलिक्यूल, तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव मान लें, तो फाइनल मोमेंटम है माइनस mv cos थीटा, ये फाइनल है, माइनस जो इनिशियल है प्लस mv cos थीटा, है कि नहीं? यस सर। तो जो नेट चेंज इन मोमेंटम है माइनस 2 mv cos थीटा है। माइनस का मतलब इस तरफ चेंज हुआ है, जो भी चेंज है उसकी डायरेक्शन है बेटा। तो हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो बेसिकली कहने का ये मतलब है एक पार्टिकल के मोमेंटम में 2 mv cos थीटा का चेंज है। अब ये क्यों निकाल रहे हैं भाई? फोर्स चाहिए ना, प्रेशर कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा उसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा। पहले तो आप ये देखो कि फोर्स इनके कोलाइड करने से क्या फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा बेटा, क्योंकि देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ना वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसके कारण तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना। यस सर। जो भी मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो इस सरफेस के कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलर। यही वाला कंपोनेंट तो चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोलिजन के दौरान फोर्सेस ऐसे ही तो लग रहे होंगे एक दूसरे पे। बताओ, जो नॉर्मल रिएक्शन इंपैक्ट में जो फोर्स लग रहे होंगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहे होंगे, तभी तो केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आया है। ये किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ना बेटा ये मोमेंटम का चेंज। बताओ बेटा, है कि नहीं? अच्छा, एक पार्टिकल के मोमेंटम में इतना चेंज हो रहा है, पूरी वॉल पे कितने पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं? n। तो टोटल मोमेंटम चेंज अगर लिखें, टोटल लीनियर मोमेंटम चेंज पर सेकंड, एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज है वो n पार्टिकल का है, हो जाएगा 2 mv cos थीटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है बेटा? यस सर। रेट ऑफ चेंज, अरे भाई भूल गए क्या? F is equal to dp by dt, याद करो। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इधर उसका बेसिक अगर मीनिंग निकालें तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी हर सेकंड इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है टोटल। तो हर सेकंड इस वॉल पे कितना फोर्स लगेगा? इतना ही। 2 mv cos थीटा इनटू, यही फोर्स हो जाएगा। हो जाएगा ना बेटा? Yes. और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो प्रेशर कैसे लिखोगे बेटा? 2 mvn cos थीटा टोटल परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बताओ, यही तो प्रेशर आ जाएगा बेटा। ठीक है ना? थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे? 60 डिग्री। ओके, तो mvn by a आ जाएगा ना? यस सर। थीटा 60 पुट करोगे तो mvn डिवाइड बाय a विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें हमने 11th की बेसिक मैकेनिक्स यूज कर ली है, जो आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलो लिख लो फटाक से। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लो बेटा हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। है ना, ये डेंसिटी कांस्टेंट है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो इस स्टैटिक लिक्विड में होने वाले प्रेशर में जो चेंज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी के कारण हमें जैसा कि कहा कि ऊपर का लिक्विड नीचे वाले को प्रेशराइज करेगा, जिससे नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है, ऊपर आने पे घटता है। तो अगर मैं
मुझे मान लो यहाँ पर किसी भी हाइट पे पता हो, यहाँ पर इस लेवल पे पता हो कि प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर निकालना हो, कई तरीके हैं, मैं कई तरीके से निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको बताने से पहले मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा ताकि कई सारी चीजें और कैलकुलेट होंगे। मेरा हर टारगेट सिर्फ वो फॉर्मूला प्रूफ करना नहीं है जो ऑलरेडी आप जानते हो, रो जी एच, है ना। थोड़ा सा पहले काम की बात करते हैं। पहले मैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करता हूँ। अगर एक कंटेनर रेस्ट पे, ध्यान से सुनो, कंटेनर रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में इस बल्क का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तब ये थ्योरीज वैलिड होंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले बेटा सेम लेवल पे प्रेशर चेंज होता कैसे होता है उसमें बताता हूं। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों में प्रेशर में किस तरह से कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वो हम समझते हैं पहले। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन कर ले रहा हूं। इमेजिनरी सिलेंडर, ये ऐसे इमेजिनरी सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर है लिक्विड का, है लिक्विड पूरा भरा हुआ है, मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन किया बेटा। मान लिया यहां का प्रेशर P1 है। अब देखो प्रेशर का काम क्या है, किसी भाई कोई भी लिक्विड का प्रेशर होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर देखोगे तो ये सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, राइट? यस सर। तुम यहां अगर खड़े हो जाओ, मान लो ये तुम खड़े हो, ये तुम्हारी आंखें हैं, तो तुम्हारी आंखों पे ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, सर पे ऐसे लगाएगा, किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो अगर मैं लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही एक इमेजिनरी सिलेंडर देखूं तो ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा, नीचे ऐसे लगेगा, मुझे उससे मतलब नहीं। इधर से जो सराउंडिंग लिक्विड होगा इस इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर के इधर पे ऐसे पुशिंग टाइप फोर्स लगाएगा, प्रेशर पुश करेगा सरफेस के। मान लेते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे प्रेशर PA है, P1 मान लेता हूं मैं, P1, और इस सिलेंडर का एरिया बहुत छोटा माना मैंने PA पॉइंट, ताकि मैं बहुत छोटा रीजन मान सकूं। छोटे रीजन में प्रेशर कैसा मान सकते हैं? यूनिफॉर्म। इधर से प्रेशर अगर मैं दिखाऊंगा तो इधर से प्रेशर लग रहा है P2 into TA, और ये जो सिलेंडर होगा इमेजिनरी, ये सिलेंडर काहे पे है? रेस्ट पर, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, दोनों केस में क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। मींस दिस सिलेंडर इज नॉट एक्सेलरेटिंग एट ऑल। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए सिलेंडर पे? जीरो होना चाहिए। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, मास है बट एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यस सर। इसका मतलब x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। भाई ऊपर से तो कुछ फोर्स लगेंगे, कुछ नीचे से लगेंगे, कुछ वेट भी लगेगा, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इससे दोनों से मतलब। इस डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, यानी P1 DA और P2 DA का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए बेटा? बिकॉज सिलेंडर हैज जीरो एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो क्या मैं कह सकता हूं P1 P2 बराबर है? यस सर। P1 P2 सेम लेवल पे दो पॉइंट थे। तो यहां से बच्चों मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि जब सिलेंडर के पास, लिक्विड से भरे किसी सिलेंडर के पास अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ना हो तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई प्रेशर चेंज होता नहीं। यानी हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है किसी लिक्विड में इफ इट हैज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। आप खुद सोचिए, अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट होता, सोचिए A टुवर्ड्स राइट होता, तो आप लिखते दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू ma, लिखते कि नहीं? उस केस में P1 बड़ा होता P2 से। बताओ। यस सर। अगर कंटेनर टुवर्ड्स राइट एक्सेलरेट करता तो A पॉइंट का प्रेशर B पॉइंट से ज्यादा होता। अगर कंटेनर टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सेलरेट कर रहा होता तो ये सिलेंडर लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करता, P2 बड़ा है P1 से। यानी x के साथ प्रेशर कैसा है? x के साथ, यानी मैं कहूं कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट। अगर मैं हॉरिजॉन्टल को x मानूं तो इसे ऐसे भी लिखते हैं कि dp by dx is 0, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। मतलब x की डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट है तो x के रिस्पेक्ट में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू x मस्ट बी 0।
या x के अलोंग प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। लेकिन x के साथ कांस्टेंट है ना बेटा, यानी x चेंज होने पे प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा। अबे समझो बेटा, कोई चीज कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो तो dv/dt 0 होता है कि नहीं? यस सर। अरे समझ तो गए ना? Yes, इसे sir. कैलकुलस की लैंग्वेज में लिख दिया। dp/dx 0 अपने आप में सफिशिएंट है, ये बता रहा है कि प्रेशर इज यूनिफॉर्म विद पोजीशन x। हॉरिजॉन्टल, ये स्टेटमेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज हो रहा है क्या? डेफिनेटली चेंज होगा ग्रेविटी के कारण। अब वर्टिकल पढ़ाने से पहले हॉरिजॉन्टल को पढ़ा, साथ ही साथ तुम ये भी समझ गए कि ये तभी तक सेम होगा इफ एंड ओनली इफ ax is equal to 0, जब तक सिलेंडर के पास कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तभी तक। अगर कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फिर या तो P1 बड़ा होगा P2 से या P2 बड़ा होगा, यानी x में भी प्रेशर का चेंज आएगा। ये मैं आपको आज से 2 या 3 लेक्चर के बाद पढ़ा रहा हूँ कि एक्सेलरेटेड कंटेनर में प्रेशर कैसे चेंज होता है। रोटेटिंग कंटेनर में भी प्रेशर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, हाइट के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है। सुनो ध्यान से। मान लेते हैं कि कंटेनर का एरिया A है, मान लेते हैं सिलिंड्रिकल कंटेनर है, एरिया A है। मान लेते हैं कि एरिया A, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है सपोज दैट। अब मैं जानबूझ के छोटे से स्ट्रिप के लिए आपको दिखा रहा हूं सो दैट आप हर जगह उस इक्वेशन को अप्लाई कर सको। बाद में मैं उसको वो रिजल्ट भी याद करा दूंगा। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं ओपन सरफेस से y डेप्थ पे dy का स्ट्रिप ले लूं, ये वाला, ये मैंने एक डिस्क इमेजिन करी। डिस्क फील कर पा रहे हो क्या? ये सिलेंडर है ना? यस सर। तो एक अगर dy मोटाई की पूरी एक लिक्विड की डिस्क इमेजिन करो ना, एक लेयर पूरी मोटी सी थिक लेयर ऑफ लिक्विड, तो ये जो डिस्क ये आप देख रहे हो ये डिस्क जैसी होगी ना लिक्विड की, बताओ। यस सर। ये पूरी डिस्क है ना लिक्विड की, ऐसे। इसकी मोटाई कितनी है यहाँ पे? dy। मान लेते हैं, देखो ये आप कहते हो सर आप ये पहले मैं बताना चाह रहा था, पहले ये बताएं। अब मुझे पता है कि यहाँ पर हर जगह प्रेशर क्या है? सेम होगा। कितना प्रेशर होगा? P। मान लिया कि y डेप्थ पे प्रेशर P है और y प्लस dy पे प्रेशर कितना होगा? P प्लस dP मैथमेटिकली मान लेते हैं, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। यानी इस डिस्क की अपर लेयर पे हर जगह प्रेशर यूनिफॉर्म होगा, लोअर लेयर पे भी, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है ना। तो पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा, तब तो लिख पाऊंगा मैं ये। यस। अभी तो मैंने प्रूफ कर दिया इसको। तो ऊपर से अगर मैं इसका ये डिस्क रुकी हुई है बिकॉज कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन भी नहीं है, लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो Pa लगेगा और नीचे से मान लिया कि प्रेशर P प्लस dP है तो ये लगेगा। प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। यस सर। लेकिन मैंने शर्त बताई थी कि F बराबर Pa तभी लगा सकते हैं जब पूरी सरफेस पे प्रेशर कैसा हो? यूनिफॉर्म। लेकिन हम तो प्रूव कर चुके हैं ना कि सेम लेवल पे प्रेशर यूनिफॉर्म होता है। अरे कर चुके हैं ना? यस सर। यहाँ पूरे पे P होगा तो इस पे ऊपर से फोर्स लग रहा होगा Pa और नीचे वाला लिक्विड इस कॉलम को नीचे वाला ऊपर पुश कर रहा होगा, ये इसको नीचे पुश कर रहा होगा। लिक्विड को नीचे पुश कर रहा होगा पर नीचे का लिक्विड ऐसे पुश कर रहा होगा। बिल्कुल वैसे जैसे हम जमीन पे खड़े हैं, हम ग्राउंड को डाउनवर्ड पुश करते हैं, ग्राउंड हमको तो अपवर्ड पुश करती है ना। यस सर। और इसका एक वेट लगेगा नीचे mg को, मान लेते हैं dm मास है। और जरा फोर्स बैलेंस करते हैं तो P प्लस dP इंटू A, अपवर्ड डाउनवर्ड लगेगा Pa, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और किसी डिस्क का या सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस या एरिया इंटू लेंथ, और ये G है बेटा। तो देखो तुम ध्यान से यहाँ पे P इंटू A से P इंटू A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा dP इंटू एरिया, ये वाले P से ये P कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है रो A G dy, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा तो dP है रो G dy। इसका मतलब ये हुआ कि y डेप्थ नीचे आने पे जो प्रेशर में चेंज है वो रो G dy का, यानी जो रो G है रो इंटेंसिटी, G ग्रेविटी है, dy है कि कितना नीचे गए हो तुम, और dP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर में चेंज। अब मान लो हम तुमसे कहें कि सर एक पॉइंट है कोई 1,
या मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, P1 इस पॉइंट पे, बॉटम पे प्रेशर, टॉप पे प्रेशर P1 है और हम H डेप्थ पे प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, यहां पे प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, यहां पे P1 है, यहाँ P1 P2 में रिलेशन चाहते हैं, गहराई क्या है H, तो हमने कहा चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dp इज इक्वल टू रो जी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dy 0, यहां पर y की वैल्यू कितनी है बेटा 0, अपर सरफेस पे 0 है, तो यहां पे प्रेशर कितना माना है P1 और h डेप्थ पे प्रेशर मान लेते हैं P2, तो देखो dp का इंटीग्रेशन आएगा p, अपर लिमिट रखोगे P2, लोअर लिमिट P1 और रो जी, और dy का इंटीग्रेशन आएगा y में, आने का इंटीग्रेशन पता है ना बेसिक, तो इसका h अपर लिमिट आएगा, लोअर लिमिट 0 आएगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच आएगा। मैं आपको P इज इक्वल टू रो जी एच नहीं पढ़ाना चाहता, रो जी एच इज नॉट द प्रेशर, इट इज द प्रेशर डिफरेंस, यानी कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो H डेप्थ नीचे जाने पर रो जी एच प्रेशर बढ़ जाता है, क्या आप देख पा रहे हो, P1 में जब रो जी एच जोड़ दे रहे हो P1 प्लस रो जी एच, तब तो P2 के बराबर आ रहा है, यानी अगर टॉप मोस्ट सरफेस पे प्रेशर P1 था और H गहराई नीचे प्रेशर चाहिए तो प्रेशर कितना होगा, रो जी एच बढ़ जाएगा। सिमिलरली P2 माइनस रो जी एच कैन बी रिटन एज P1, इसका मतलब अगर मैं यहां पर प्रेशर P2 है, H हाइट ऊपर जाएंगे तो रो जी एच प्रेशर घट जाएगा, जो रिमेनिंग प्रेशर बचेगा, इसका मतलब रो जी एच क्या है, प्रेशर है कि प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस। आप रो जी एच याद रखो, लेकिन रो जी एच जो होता है इज डेल्टा P नॉट P, P बराबर रो जी एच याद रखा तो थप्पड़ खाओगे। और सुनो, मैं यहां पर एक डब्बे में बड़ी अच्छी चीज लिखूंगा जो जेई या नीट के क्वेश्चंस में काम आएंगी, जो टेक्निकल जो बोर्ड से थोड़ा हटके हैं, जैसे एक चीज मैंने यहां लिखी कि x के साथ प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, dp by dx 0 ये बता रहा है कि x के साथ प्रेशर यूनिफॉर्म है, हॉरिजॉन्टली प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। यहां से देखो dp by dv, dy क्या बता रहा है, dp by dy किसके बराबर है बेटा, रो जी, यानी नीचे आओगे, याद रखना कई बार नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर घट रहा है, बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाने पे घट रहा है। अगर कोई ऐसे डिफाइन कर दे y ऐसे और dy ऊपर की तरफ तो घटेगा, तब यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, dp by dy is equal to माइनस, बात समझ में आ गई? यस सर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में है कि y के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या है, 1 मीटर हाइट चलने पे रो जी का प्रेशर बढ़ जाता है नीचे आने पे, और x में प्रेशर पे कोई चेंज नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई, 99% सवालों में अप्लाई रो जी एच करेंगे, पर अब पता डिफरेंशियल फॉर्म में भी होना चाहिए, कोई लिख दे तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। ये रिजल्ट्स तब तक वैलिड है जब तक हमारे सिलेंडर के पास ना तो कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ना ही कोई वर्टिकल, यानी सिलेंडर का एक्सेलरेशन कितना है, 0, यानी या तो सिलेंडर हमारा रेस्ट पे होना चाहिए या सिलेंडर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, तब ये रिजल्ट हमारे एप्लीकेबल होंगे। प्रूविंग तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, हो सकता है इसकी सरल प्रूविंग भी होती है, लेकिन सरल प्रूविंग करके मैं ये इक्वेशन भी आपको लिखवाना चाहता था, ये हमारे बहुत तगड़े से काम आने वाली कुछ क्वेश्चंस में। इसलिए अब मान लो डेंसिटी वेरिएबल कर देना कांस्टेंट है, तो डेंसिटी को y का फंक्शन कर देता है कभी-कभी, तो फिर डेंसिटी को भी अंदर ले जाके इंटीग्रेट कर लेंगे साथ में, है ना, इतना लिख लो फटाफट। तो हमने ये समझा कि अगर किसी यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिक्विड में ग्रेविटी के इफेक्ट को देखते हुए जो प्रेशर में चेंज हो रहा है, तो h हाइट नीचे आने पे प्रेशर में रो जी एच का इंक्रीमेंट होगा, और h हाइट अगर ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो डिक्रीज होगा, है ना। यस सर, तो यहाँ इस चीज को देखते हुए मैं एक मेथड बोलता रहता हूँ अक्सर, इसे मैं आगे भी यूज करूंगा, इसे मैं ड्रॉप एंड गेन बोलता हूँ, ड्रॉप एंड गेन। और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, किसी मल्टी लिक्विड सिस्टम में प्रेशर निकाला करेंगे, और आप देखोगे कि इस मेथड को मैं पूरी फिजिक्स में बहुत अच्छे से यूज करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अगर मुझसे कहा जाए कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 3 लिक्विड भरे हुए हैं, रो 1 डेंसिटी, रो 2 डेंसिटी, रो 3 डेंसिटी। ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है और ये हाइट h3 है।
ऊपर ओपन एटमॉस्फेयर है तो उसका प्रेशर P ATM होगा, ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर होगा। और बॉटम पे हमें प्रेशर लिखना है, बॉटम पे प्रेशर बताना है कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है प्रेशर लिखने का। जैसे आपको पता है कि इस कॉलम का प्रेशर यहाँ पे अगर P ATM है तो नीचे आते आते यहाँ तक आओगे तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, रो जी H1। यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा कोई पूछे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर प्रेशर लिखना है तो P ATM प्लस रो जी H1 लिखेंगे। यस सर। फिर जो प्रेशर यहाँ होगा उसमें से यहाँ आने पे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, P ATM प्लस रो 1 G H1 प्लस रो 2 GH2 और यहाँ में रो 3 G H3 और बढ़ जाएगा ना। मैं ड्रॉप एंड गेन का मतलब क्या है, गेन का मतलब है प्रेशर जब बढ़ रहा होता है तो मैं गेन बुलाता हूँ, जब घट रहा होता है तो मैं ड्रॉप बुलाता हूँ उसको। तो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है लिखने का कि जैसे मान लो इस पॉइंट के प्रेशर और इस पॉइंट के प्रेशर में रिलेशन निकालना है तो एक पॉइंट से दूसरे की तरफ चलना शुरू करो, जहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो पहले वहां का प्रेशर लिख लो P ATM, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां का प्रेशर लिख लो P ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। क्यों आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कई बार बच्चों को लगता है कि सर नीचे आने पे प्रेशर ऐड होगा कि नहीं, बिल्कुल बेटा, यहाँ जो एयर के मॉलिक्यूल होंगे ना यार, ये लगातार इस सरफेस से कोलाइड करते हैं ना तो इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए अगर एयर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो जो एयर के पार्टिकल होंगे वो लगातार लिक्विड की सरफेस से कोलाइड करेंगे एंड दे विल ट्रांसमिट द प्रेशर, ठीक है, फोर्स ट्रांसमिट करेंगे, प्रेशर ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो होगा P ATM, सॉरी यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो P ATM लिख लिया, नीचे आ रहे हैं तो बढ़ेगा, गेन होगा, यहां पहुंच गए तो कितना गेन हो गया, रो 1 G H1। तो आपने ऐड कर दिया, अगर गेन हो तो ऐड करना है, ड्रॉप हो तो माइनस करना है। अगर आपको यहां रुकना है, मान लो यहां का प्रेशर P1 है तो आपने इक्वल टू लिख दिया P1। जहां रुकना है, जिस पॉइंट पे खड़े हो गए, रुक गए, उसके प्रेशर के बराबर लिख सकते हो, लिखना चाहिए। बट अगर नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है तो आप कंटिन्यू रखो। हम यहां से बात फिर आगे बढ़े तो फिर और गेन हो गया कितना, रो 2 GH2। ये रो GH हमें याद है कि भाई नीचे आने पे रो GH अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो बढ़ जाता है, और नीचे आए तो और गेन हो गया रो GH। कहां पहुंच गए, बॉटम पे। अब मेरे को बॉटम पे रुकना है तो मैंने जहां पहुंच गए उसके प्रेशर के बराबर लिखा। समझ में आ रही बात? तो इसको मैं ड्रॉप एंड गेन बुलाता हूं। क्यों बुलाता हूं इसको, क्योंकि इसे मैं मल्टीपल लिक्विड में, कई केसेस में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं दिखा रहा हूं, ये तो एक सिंपल बात है कि चलो कंटेनर में आप लगा रहे हो, ये तो बिना आप इस मेथड के भी लगा दोगे। जैसे मान लो एक ये ट्यूब है, अगर मैं कहूं ये ट्यूब है, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं कहूं कि ये रो 1 डेंसिटी है, इतने में ये रो 2 डेंसिटी है, यहां तक ये रो 3 डेंसिटी है, यहां तक ये रो 4 डेंसिटी और ये रो 5 है। ये हाइट h है, ये हाइट h है, ये 2h है, ये h है, ये हाइट यहां से यहां तक कि ये h मान लो लेते हैं, ये 3h। ये ओपन है और ये भी ओपन है। अब हमसे कहा चाहिए इतने लिक्विड रिलेशन बताओ, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 में रिलेशन बताओ, ऐसे जनरली फाइंड अ रिलेशन बिटवीन रो 1 रो 2 रो 3 रो 5 रो 4। तो हमने कहा कि अच्छा, तो देखो यहां का प्रेशर कितना होगा, ओपन है तो P ATM, यहां का कितना होगा P ATM। अगर इस तरह से ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में और यहां लिक्विड भरे हुए हैं तो 200% यहां कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा इनके बीच में, मैथमेटिकल। अब मैं एक ड्रॉप एंड गेन में एक लाइन में रिलेशन निकाल के दिखाता हूं। यहां से चलना स्टार्ट करूंगा, ऐसे आऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे आऊंगा, यहां पे रुक जाऊंगा। अगर दोनों तरफ से एक साथ भी आ सकते हो, वो भी एक तरीका है कि यहां से ऐसे उतर के आओ, यहां से ऐसे उतर के आओ, यहां पर पहुंचो और दोनों का प्रेशर बराबर है। बट वन लाइन इक्वेशन लिखने की आदत डालेंगे हम लोग, ठीक है। चलो यहां से शुरू, जहां से शुरू करते हैं वहां का प्रेशर दिया P ATM, नीचे आए तो गेन हो गया, कितना गेन हो गया, रो 1 GH। कहां पहुंच गए, यहां। अब यहां तक आ गए तो कितना हो गया, रो 2 GH। अब सेम इस लेवल पे आ गए, यहीं से ऐसे मूव कर जाएंगे, यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई चेंज नहीं हुई। यस।
यहां पर आ गए तो कोई लेवल में चेंज नहीं आया, तो यहां से यहां तक आने में कोई प्रेशर में ना ड्रॉप हुआ ना गेन हुआ। यहां से यहां तक आए हो तो आप चाहो तो 0 ऐड कर दो, यहां से यहां तक फिर 0 ऐड कर दो, या कुछ मत लिखो। ऊपर गए अभी अभी रो 4 ही चल रहा है, तो माइनस रो 4 GH, अब ऊपर जा रहे हैं तो ड्रॉप हो रहा है प्रेशर। ये प्रेशर पूछे कोई किस पॉइंट का है तो आपको आंसर इस पॉइंट का है। अरे बताओ यहां तक पहुंच गए हो ना, और ऊपर निकल जाओ तो रो 5G 3H कहां पहुंच गए, PATM पे पहुंच गए। तो PATM से PATM कैंसिल आउट कर दो, GH कॉमन आ जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 माइनस रो 4 माइनस 3 रो 5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटीज। बताएं बेटा? यस तो ड्रॉप एंड गेन हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो चलिए आज यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू